हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टेक्नो इलेक्ट्रिक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये इंजीनियरिंग सर्विसेज और जो प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक ईपीसी कंपनी है जो कि ईपीसी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एसेट की जो ओनरशिप होती है और उसका जो मेंटेनेंस सर्विसेज होते हैं तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यानी कि अगर आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको अगर मेंटेन करके रखने का है तो वो भी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन देखिए, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव ये इंडस्ट्री है। यहाँ पे इनको अगर लगातार ऑर्डर्स मिलते हैं और वहाँ पर अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट में अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह रह जाते हैं, जैसे कि अगर आपको भी ऑर्डर्स मिला है तो ऑर्डर मिलने के बाद में अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर आपकी बढ़ जाती है तो वहाँ पे एट दी एंड आप उसको ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे यहाँ पे डीमेरिट लगता है और इसी की वजह से ये जो कंपनीज होती है ज़्यादातर हमें लॉस में नजर आती है। तो अगर आप देखोगे स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर ये जो कंपनी है ये भी कंपनी अगर लॉस में क्यों है तो उसी की वजह से। बाकी वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये आपको माइंड में रखना है। तो देखिए, लगभग 3,200 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे पी रेशियो आपको सिर्फ 13 का देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो पी रेशियो कंपनी के हैं वो मुझे इतने लगते नहीं है क्योंकि यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कुछ हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो ये नंबर 16.7% पे और आरओई का नंबर भी लगभग 13% पे। तो देखिए, ये जो इंजीनियरिंग वाला एरिया है, ये जो पूरा सेक्टर है, तो यहाँ पे आप 20-25% के रिटर्न रेशियोज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के हमें अच्छे नजर आते हैं। अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर 153 रुपीज़ पे, तो अराउंड अगर हम देखेंगे लगभग 300 रुपये के लगभग स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो अराउंड 2 टाइम्स हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर नजर आता है, जो कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये नंबर अच्छा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा है। 3.41% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि अराउंड 10 से 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड ये कंपनी देती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डिविडेंड वगैरह अच्छा है। और यहाँ पर आपने डेट वगैरह इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ये इंजीनियरिंग कंपनी तो यहाँ पे डेट ज़्यादा ही रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कितने कैश फ्लोज हैं उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो देखिए, पिछले 4 साल से अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल से कोई ज़्यादा ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को नहीं मिली है। रेवेन्यू का नंबर ऑलमोस्ट वही के वही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 19, 20, 21 इन तीनों साल में प्रॉफिटेबिलिटी में हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो देखिए, ये भले ही देखा जाए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑर्डर से, देखिए बहुत ज़्यादा कंपनीज है, कहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर जा रहे तो आपका फोकस वो होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड, क्योंकि पिछले 4 साल की अगर हम बात करेंगे तो जो 2018 में जो कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए थे वो अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नंबर्स इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले लगभग 2019 में लगभग 200 करोड़ के रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती थी। तो जो कि वो नंबर यहाँ पे जून 2020 और मार्च 2020 में ये नंबर भले ही कम हो गया था, लेकिन उसके बाद में जब इकोनॉमी में रीओपनिंग हुई थी तो वहाँ पे फिर से 200 करोड़ के ऊपर के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के आए थे। और यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, उसकी वजह से ये नंबर इतना नीचे आया था। बाकी अगर हम देखेंगे तो फिर से 274,303 करोड़ पे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के आ गए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले 85 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के थे, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर सिर्फ 43 करोड़ पे आया है। ये नंबर इतना कम क्यों आया है? क्योंकि अगर आप देखोगे 274 से 303 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 29 करोड़ से यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट थे वो जिस तरीके से यहाँ पे इस क्वार्टर में बढ़ा था, और ये आपको भूलना नहीं है कि उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हमने जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में देखा है। तो वहाँ पे डेफिनेटली जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में भी जो इन्फ्लेशन का नंबर यहाँ पे बढ़ा है, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा। और ऐसा लगता है कि कंपनी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस के नंबर में भी आ सकती है।
क्योंकि देखिए नी के बराबर 300 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे 8 से 9% का नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ये नेट प्रॉफिट का नंबर नहीं है। और वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एट दी एंड 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो 120 करोड़ की अदर इनकम है, यानी कि जो कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए होते हैं या फिर कंपनी ने कुछ चीज़ें सेल की तो उसके थ्रू यहाँ पे 120 करोड़ का ये अदर इनकम है। तो अगर हम इसको इग्नोर करते तो यहाँ पे अराउंड 100 करोड़ के लॉस के नंबर हमें कंपनी के इस क्वार्टर में देखने को मिलते हैं, जो कि हमें यहाँ पे 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर दिख रहा है, क्योंकि ये 120 करोड़ का अदर इनकम का वन टाइम ये आपको हर क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो फिनेंशियल की अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.18% है और पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो ये होल्डिंग कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स का डेटा हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे होल्डिंग में कोई चेंज हमने नहीं देखा है। अगर एफआईआई की बात करेंगे तो 1.24% की उनकी होल्डिंग है। पिछले दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में उन्होंने 0.05% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और यहाँ पे डीआईएच ने एट द सेम टाइम अपनी होल्डिंग को कम किया है। लेकिन देखिए लगभग 3200 करोड़ की ये कंपनी है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एफआईआई और डीआईएच का इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ये जो कंपनीज है तो यहाँ पे जो हमारे म्यूचुअल फंड और ये जो डीआईएच होते हैं, जो एफआईआई होते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है और इन कंपनीज को वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इन्वेस्ट उन्होंने किया है। बाकी उनके इन्वेस्ट करने से स्टॉक में कुछ ज़्यादा मूवमेंट वगैरह तो देखिए अभी भी पिछले 5 साल में नेगेटिव रिटर्न में ही है। लेकिन देखिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग काफ़ी कम है, तो एज मैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वीडियोज बनाता हूँ वहाँ पे मुझे एक अच्छा लगा है, क्योंकि एक कंपनी जहाँ पे इतनी ग्रोथ वगैरह नहीं है तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम है, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे एट द एंड रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप नहीं हो रहा, कोई और ट्रैप हो रहा, वो है एफआईआई डीआईएच। तो देखिए ये लाइव एग्जांपल है कि एफआईआई डीआईएच भी गलत हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मोर देन 20% की होल्डिंग अगर आप देखोगे पिछले 2 साल से डीआईएच की है, फिर भी स्टॉक परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। तो ये लाइव एग्जांपल से कि आप देख सकते हो कि कभी कभी कुछ ही स्टॉक्स में आपकी भी गलती हो सकती है, फंड मैनेजर से भी गलती होती है, तो आपसे भी गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को आप कितना जल्दी इंप्रूव करते हो तो वो देखना जरूरी रहता है। तो देखिए ये यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया राइट इनसे कंपेयर हम नहीं करेंगे, रिलायंस इंफ्रा से भी नहीं करेंगे, लेकिन जो एल&टी ये जो कंपनी है इसका 28 का पी रेशियो, लेकिन एल&टी की अगर हम बात करेंगे तो उनके पास में जो सरप्लस अवेलेबल हो जाता है तो वो कंपनी लॉस में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। भले ही रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना भी बढ़ जाए लेकिन उस कंपनी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन कंपनी के पास सरप्लस इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और वहाँ पर अगर रॉ मटेरियल के कॉस्ट ज़्यादा अगर बढ़ेंगे और इन कंपनीज के पहले से जो मार्जिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, इनको जो लेबर कॉस्ट रहता है इनका वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो मेरे ख्याल से एल&टी से कंपेयर करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो देखिए एक HW16 जो कि ईपीसी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक नंबर 1 कंपनी या फिर टॉप 5 कंपनी में वो वर्ल्ड में वो कंपनी आती है। तो HW16 भी अगर आप देखोगे पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार वो लॉस रिपोर्ट कर रही है। क्यों रिपोर्ट कर रही है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी, लेकिन हमें देखना रहेगा कि कब ये प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे पिछले 5 साल में 26% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो पिछले 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपने पैसा गंवाया है बल्कि, और अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से भी अगर हम अभी देखेंगे ऑलमोस्ट 30 to 35% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये जो पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है तो यहाँ पे मैं इतना पॉजिटिव नहीं रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर जो इनके लोन्स वगैरह रहते हैं और वहाँ पे कैश इनफ्लोज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह जाती है। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स में अगर कुछ भी इश्यूज हो जाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक सस्टेनेबल बिजनेस मुझे ये नज़र नहीं आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली आपने अवॉइड करना चाहिए, भले कोई भी टाइप के इन्वेस्टर अगर आप हो। अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें जहाँ पे हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, देखिए लगभग अगर 300 रुपये के लेवल को अगर ये स्टॉक अगर ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए।
और वहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 5 से 6% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और वहाँ पे अराउंड 10% के टारगेट के आपने वहाँ पे इसे बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टेक्नो इलेक्ट्रिक के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।